हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो? बच्चों हम ड्यूलिटी कर रहे थे और ड्यूलिटी में हमने सारा टॉपिक लगभग कवर कर लिया है। बस छोटी सी समस्याएं हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो भी मैं तुम्हें थोड़ी बता देता हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, मैं छोटी सी वीडियो रहेगी। तो इसके अंदर जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है सामने, ड्यूल ऑफ ए ड्यूलिटी, सॉरी ड्यूल ऑफ ए ड्यूल ऑफ द गिवन प्राइमल इज प्राइमल। इसका मतलब है कि यदि हम किसी प्राइमल का ड्यूल बनाए फिर उस ड्यूल का भी ड्यूल बनाए तो प्राइमल आ जाएगा, पहले वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव के लिए होती है, इसे ध्यान रखना थोड़ा सा जो है। अब हम इससे जो है एक ये जो एग्जांपल लिखी है इसे मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें जब ड्यूल बनाते हैं तो उसे कैनोनिकल फॉर्म में लाते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है, देखिए मिनिमाइजेशन में है, सारे कांस्टेंट ग्रेटर में होने चाहिए, तो दोनों कांस्टेंट ग्रेटर में है। सही से लिख देता हूं मैं। देखिए प्राइमल प्रॉब्लम ये है, प्राइमल प्रॉब्लम क्या है? मिनिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस x2। पहला कंस्टेंट है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा कंस्टेंट है 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बाकी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसका सीधा ड्यूल बना सकते हैं। तो ड्यूल बना रहे हैं हम यहाँ पर। दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, मान लीजिए मैं हाँ इससे बना रहा हूं ड्यूल प्रॉब्लम। अब ड्यूल प्रॉब्लम तुम जानते हो इससे कैसे बनती है। यदि मिनिमाइजेशन में हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ड्यूल की ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगी मैक्सिमाइजेशन में। जो यहाँ पे बी होते हैं वो सी बन जाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए y1 आ गया और यहाँ पर y1 और यहाँ पर आ गया 2y2। फिर उसके बाद में जो कंस्टेंट है उनमें जो मैट्रिक्स होता है ए उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे यहाँ 1 2 तो 1 और 2 यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ 1 3 तो 1 3 यहाँ पहुंच जाएंगे। बस इनके साथ में यही वेरिएबल डाल दीजिए जो तुमने ऊपर डाले हैं, y1 y2 यहाँ पर y1 y3, ये रहा सॉरी y2 कोपिसेंट 3 है। अब यहाँ पर ये इंक्लूडिंग ग्रेटर देन में है तो ये लेस देन में हो जाएंगी, ये हो गई लेस देन में। ऊपर देखो सी कितना था 3 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1। एंड करके लिख दीजिए ड्यू एंड y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया ड्यूल। अब कोई कहने लगा इस ड्यूल का भी ड्यूल बनाओ, इस ड्यूल का भी ड्यूल। तो अपने दिमाग में ये मान लीजिए कि ये प्राइमल है, हम इसका भी ड्यूल बनाना चाहते हैं। तो ड्यूल ऑफ ड्यूल कितना होगा? यहां देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है तो अब बनेगी मिनिमाइजेशन में, मिनिमम जेड। जो इसमें सी है वो यहां पहुंच जाएंगे 3w1 और प्लस के w2। उसके बाद में हमारा आएगा w2 है, ध्यान रखना w2। उसके बाद में ये चेंज करिए 1 1 यहाँ है तो 1 1 ऊपर पहुंचेंगे, 1 w1 और 1 w2। सेकंड वाला कॉलम क्या है 2 3 तो यहाँ हो जाएगा 2 w1 प्लस के 3 w2। ये यहाँ ग्रेटर लेस देन है तो अब हो जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे सी क्या थे 1 2 तो अब ये बी की जगह जाएंगे 1 2 और यहाँ पे लिख दीजिए एंड y1 सॉरी w1 और w2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस जी। अब जरा इसको देखिए इस वाली प्रॉब्लम को, और जो पहले वाली है उसे चेक करिए ये सेम आई या नहीं आई। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में 3 1 तो देखो 3 1। यहाँ पर देखो पहला कॉलम 1 2 ये रहा 1 2, फिर दूसरा कॉलम 1 3 यहाँ भी 1 3, राइट हैंड साइड 1 2 यहाँ भी 1 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर दोबारा से क्या बन गई, ये प्राइमल ही बन गई, प्राइमल। बस वेरिएबल तो चेंज हुए हैं, इसमें एक्स में लिखे हुए थे इसमें डब्ल्यू में लिखे हुए हैं। तो ये इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने एक थोड़ा थी छोटी सी बताई मैंने कि भाई ड्यूल का प्राइमल का ड्यूल निकाला जाए और फिर उसका ड्यूल बना जाए तो वो प्राइमल ही आ जाता है। और छोटी छोटी सी बातें हैं उन्हें ध्यान रखिए। वैसे तो मैं बीच बीच में क्वेश्चनों के अंदर सब समझा चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार फिर बता देता हूं। इस साइड में मैंने प्राइमल लिखे हैं और इस साइड में ड्यूल लिखे हैं। पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करी है कि भाई जो प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में होती है तो ड्यूल में मिनिमाइजेशन बनती है। अगर कोई नंबर का कंस्टेंट, कोई नंबर कंस्टेंट है, मान लीजिए तुम्हारा कंस्टेंट है सेकंड नंबर का, तो उससे दूसरी प्रॉब्लम में सेकंड नंबर का वेरिएबल बनेगा। क्यों? सेकंड कंस्टेंट की राइट हैंड साइड में, सेकंड कंस्टेंट की राइट हैंड साइड में b1 b2 होंगे। मान लो b2 आया तो वो ही तुम्हारा वहां पर b1 जो है c की जगह पहुंच जाएगा तो वो वेरिएबल देगा। तो जो नंबर कंस्टेंट होता है उसी नंबर का वेरिएबल बनता है।
इसी तरह से यहाँ पे लिखा है यदि कोई कांस्टेंट प्राइमल में की बात कर रहे हैं, यदि कोई कांस्टेंट इक्वेशन में होता है तो जिस नंबर का कांस्टेंट इक्वेशन में होता है उसी नंबर का वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड जाता है। मैंने क्वेश्चन करके दिखाए थे बाकायदा। फिर यहाँ लिखा नंबर ऑफ कांस्टेंट, कोई नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे ड्यूल में उतने वेरिएबल बनेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर प्राइमल के अंदर 3 कांस्टेंट है तो ड्यूल में 3 वेरिएबल जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर कोई वेरिएबल पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो समझ जाइए उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट होगा ड्यूल के अंदर वहां पर इक्वल साइन होल्ड करेगा। इक्वल साइन, इक्वल साइन का मतलब है जैसा कि वहां पर लेस देन इक्वल टू हुआ तो वो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब वहां पर स्लैक या सरप्लस की वैल्यू 0 वही होगी। ये स्लैकनेस थ्योरम भी बताई थी मैंने कि यदि किसी प्रॉब्लम में कोई वेरिएबल पॉजिटिव हो जाता है, जैसा मान लो इस प्रॉब्लम में प्राइमल में x1 पॉजिटिव है, तो ड्यूल के अंदर जो पहला कांस्टेंट होगा, क्योंकि x1 की बात कर रहे हैं, पहला जो कांस्टेंट होगा उसमें इक्वल साइन होल्ड करेगा। और इक्वल साइन का मतलब होता है यदि वहां लेस देन है तो स्लैक डाला होगा तुमने तो स्लैक की वैल्यू 0 हो गई होगी, या सरप्लस डाला होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो गई होगी। यहाँ पे क्या लिखा, यदि कोई वेरिएबल 0 है, यदि कोई वेरिएबल 0 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट होगा वहां पर जो स्लैक सरप्लस पड़ा हुआ होगा वो पॉजिटिव होगा। ये तो कॉमन सी बात है। जब वेरिएबल 0 हो गया मतलब इसका उल्टा हुआ इस वाले का, तो जब वहां पर वेरिएबल 0 हो जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा कांस्टेंट होगा उसके अंदर स्लैक या सरप्लस जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ लिखा यदि ITH वेरिएबल स्लैक वेरिएबल पॉजिटिव है, अगर ITH स्लैक वेरिएबल पॉजिटिव है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो I वेरिएबल होगा वो 0 होगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात यहाँ है यदि कोई यहाँ पे एक पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा जो है वो 0 जाना है, तभी तो वहां पर स्लैकनेस कंडीशन लगेगी। लिखवाया है तुम्हें मेन प्रॉब्लम का कोई वेरिएबल पॉजिटिव है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट के अंदर, कांस्टेंट के अंदर उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट होगा उसमें इक्वल साइन होल्ड होगा। इक्वल साइन होल्ड का मतलब है वहां पे स्लैक या सरप्लस पड़ा होगा उसकी वैल्यू 0 आई होगी। तो मेन वेरिएबल यदि कोई पॉजिटिव है प्राइमल के अंदर तो ड्यूल के अंदर जो कांस्टेंट होगा वहां पे इक्वल साइन होल्ड करेगा। इक्वल साइन होल्ड होने का मतलब है कि वहां पर जो स्लैक सरप्लस डाला गया होगा उसकी वैल्यू 0 आई होगी। इसलिए वेरिएबल, मेन वेरिएबल और दूसरी प्रॉब्लम में स्लैक या सरप्लस वेरिएबल की वैल्यू 0 जानी है, उन दोनों की मल्टीप्लाई 0 होगी। यही मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था। यदि प्राइमल का सोल्यूशन फाइनाइट आता है तो 100% ड्यूल का भी सोल्यूशन फाइनाइट आएगा। अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अनबाउंडेड आया तो ड्यूल का या तो नो फिजिबल जाता है या अनबाउंडेड जाता है। ये मैं तुम्हें लिखवाया था। यही बात मैंने और कुछ भी नीचे बताई थी, तो मैं यहाँ पर देखो मैं और बता देता हूँ, याद दिलाता हूँ, ये सब मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो एक होती है फंडामेंटल थ्योरम, ये जो ऊपर लिखे मैंने वो यहाँ लिखे हुए हैं। अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइनाइट है तो दूसरे सोल्यूशन भी फाइनाइट है, ये नंबर 1 में लिखा। अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अनबाउंडेड गया तो दूसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आइदर नो सोल्यूशन या सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं, नो फिजिबल होगा, और या निकलेगा तो फिर वो अनबाउंडेड होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें, इन्हें फंडामेंटल थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक, ये मैंने बता दिया तुम्हें। ड्यूल, किसी प्रॉब्लम का ड्यूल निकाला जाए फिर उसका भी ड्यूल निकाला जाए तो प्राइमल बन जाता है। बस इन बातों को ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए थे, क्योंकि कभी मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं जिससे कि तुम्हें ध्यान आ जाए। और अब जो इसका एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो है ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। लेकिन वो मेथड अलग मेथड है, लेकिन थोड़ा सा डिपेंड होता है इस पर हल्का सा जो है, इसलिए इस चैप्टर के अंदर डाला गया है। जैसा कि तुम जानते हो अब तक हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 2 तरीके से सीखी है सोल्व करनी। पहले सीखी थी ग्राफिकल मेथड, लेकिन उसकी भी अपनी कंडीशन थी। ग्राफिकल मेथड से हर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, उससे केवल 2 वेरिएबल की सोल्व हो सकती है, क्योंकि ग्राफ तुम 2D में ही बना पाओगे। और यदि 3 वेरिएबल हो जाते हैं, 4 वेरिएबल हो जाते हैं, तो फिर तुम्हें सिंप्लेक्स मेथड लगाना पड़ेगा। तो अब तक हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के 2 ही मेथड हैं। पहला था ग्राफिकल मेथड, दूसरा था सिंप्लेक्स मेथड। लेकिन अब हम एक और नया मेथड सिखाएंगे अगली वीडियो में, वो है ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है बच्चों, उसमें बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।